बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। इसे देखकर मैं अपनी गाड़ी से उतरा। कैसर भी मेरे साथ ही गाड़ी से निकल आया। मस्तान की गाड़ी के आगे और पीछे वाली गाड़ियों में इसके मुसल्लह आदमी बैठे थे। मस्तान ने मुझे और कैसर को अपनी गाड़ी में बिठाना चाहा तो मैंने इसे कहा कि हमारी गाड़ी में नकली गोखले भी है। ये सुनकर मस्तान के हुक्म पर इसकी गाड़ी को हमारी गाड़ी के करीब लाया गया और नकली गोखले को भी इसमें बिठा दिया गया। हमारी गाड़ी में अब राजी और कैसर का एक साथी था। मैंने मस्तान को कहा हमारी गाड़ी को वहीद के घर जाना है। मस्तान ने अगली सीट पर बैठे एक मुहाफ़िज़ को हमारी गाड़ी में वहीद के घर जाने का कहा। मुहाफ़िज़ हमारी गाड़ी में वहीद के घर की तरफ रवाना हुआ और मस्तान के तीनों गाड़ियों ने जोहू वाले बंगले का रुख किया। सफ़र के दौरान मस्तान ने मुझसे कोई बात नहीं की और सारा सफ़र खामोशी से तय हुआ। बंगले पर पहुंचकर हम ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। हाजी मस्तान ने अपने मुआवज़ों को कहा कि नकली गोखले की तलाशी लेकर इसी हालत में एक कमरे में बंद कर दें। ड्राइंग रूम में मस्तान, मैं और कैसर बैठे थे और खामोशी तारी थी। कैसर तो मेरी इजाज़त के बगैर गुफ्तगू का आगाज़ ही नहीं कर सकता था और मेरी और मस्तान की हालत ऐसी थी कि हम दोनों गुफ्तगू का आगाज़ करने से घबरा रहे थे। कैसर तो मेरी इजाज़त के बगैर गुफ्तगू का आगाज़ कर नहीं सकता था और मेरी और मस्तान की हालत ऐसी थी कि हम दोनों गुफ्तगू का आगाज़ करने से घबरा रहे थे। हमारे बगैर कहे ही बंगले के मुलाजमीन चाय और केक वगैरह कमरे में ले आए और चाय बनाकर कप मेज़ पर रख कर चले गए। हमने चाय पीनी शुरू की तो मस्तान ने मेरा नाम लेकर कहा, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप मुझे बिल्कुल लाइल्म रखकर मेरी बेखबरी में गोखले के घर पर हमला आवर होंगे। मुझे तो आज बाद दोपहर यूसुफ पटेल ने फ़ोन पर बताया था कि आप इससे खासा असला ले आए थे। मैं हैरान था कि आपको अगर ज़रूरत थी तो मुझसे असला क्यों नहीं लिया। वहीद भी कल से बेशतर वक्त गायब रहा। मैंने अपने तौर पर इंक्वायरी की तो मालूम हुआ कि वहीद ने मुंबई गैरेज से 2 जीपों पर खाकी रंग करवा के इन पर पुलिस लिखवाया है। अब से 1 घंटे पहले वहीद मुंबई गैरेज आया। जब मैंने इससे पूछा तो पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब मैंने सख्ती से इससे बात पुरस की तो इसने बताया कि आप अपने साथियों के हमरा गोखले के बंगले पर गए हैं। यूसुफ पटेल वहीद के एतराफ़ से थोड़ी देर कबल ही मुझे आपके असला लेने के मुताल्लिक़ बता चुका था। यूसुफ पटेल से मेरे ताल्लुकात अब न होने के बराबर हैं। इसने टेलीफोन पर मुझे कहा था कि इसके फ़ोन करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप किसी ख़तरनाक काम में उलझकर नुकसान न उठा बैठें। वो बेशक मेरा मुखालफ सही लेकिन आपसे पुरखलूस है और आपकी बेहद इज्जत करता है। वहीद ने जब आपके गोखले के बंगले पर जाने का बताया तो सिर्फ 10 मिनट में मुझे अपने जितने मुसल्लह मुहाफ़िज़ भी मिल सके इन्हें लेकर मैं गोखले के घर की तरफ रवाना हो गया और रास्ते में ही आप मिल गए। खुदा का शुक्र है कि आप और आपके साथी बखैरियो आफियत हैं। आप नकली गोखले को तो पकड़ लाए हैं, अब असली गोखले अपने सारे वसाइल से काम लेकर आपका पता चला लेगा। ज़ेरे ज़मीन काम करने वालों से कोई बात भी ज़्यादा देर तक पोशीदा नहीं रह सकती। आपके मुताल्लिक़ इल्म होने पर वो अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला आवर होगा। मैं गोखले से बहुत आसानी से निपट लेता अगर यूसुफ पटेल इसका हमदर्द ना होता। मैं इन दोनों का भी मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए मेमन ग्रुप की मदद दरकार होगी और पता नहीं कि वो यूसुफ पटेल के खिलाफ कार्रवाई में मेरा साथ देंगे भी या नहीं। हाजी मस्तान मुसलसल बोले जा रहा था और यूं महसूस होता था कि गोखले पर मेरे नाकाम हमले से वो कुछ डरा हुआ भी है। मैंने मस्तान की बात काटते हुए कहा, बस करो मस्तान भाई और मेरी बात सुनो। हमने असली गोखले और इसके बंगले में मौजूद इनके तमाम पहरेदारों और कारकुनों को बमा इसके किचन में काम करने वालों को जहन्नम वासल कर दिया है। इसके बंगले में मौजूद तमाम अफराद में से सिर्फ इसकी बीवी और 2 बच्चों को हमने नहीं मारा और इन्हें एक कमरे में बंद कर आए हैं। असल गोखले की पहचान इसके दाने हाथ की 6 उंगलियां हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह चेक किया था। हाजी मस्तान मुंह फाड़े मेरी बात सुन रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, गोखले ने शुरू में मुझे भी इस नकली गोखले के सामने भेजकर चकमा देने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे आगे इसकी कोई चालाकी काम न आ सकी। मैंने मस्तान को शुरू से आखिर तक अपने मिशन की तफसीलात बताईं। मेरी प्लानिंग सुनकर हाजी मस्तान हैरान रह गया और कहने लगा, मैं खुद को बड़ा दलेर और अच्छा प्लानर समझता था, लेकिन तुम्हारे मुकाबले में मैं तो पासिंग भी नहीं।
کہاں وزارت خارجہ کا کنول سنگھ اور گوکھلے سے خفیہ میٹنگ کے لیے اس کا ممبئی آنا اور پولیس کی جیپوں کے ساتھ کارروائی کی صورت میں گوکھلے کے گھر جانا، میں تو قیامت تک ایسے عمدہ پلاننگ نہیں کر سکتا۔ گوکھلے بھی کنول سنگھ کی زبانی اپنے ساتھ خفیہ میٹنگ کا سن کر خود کو بڑی شے سمجھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر گیا ہوگا۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے نکلی گوکھلے کو میرے سامنے لا کر اپنی طرف سے بڑی چالاکی دکھائی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وحید کی معاونت کے بغیر میں اس مشن پر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تمہارا بہت بڑا خیر خواہ اور جان نثار ہے۔ میں نے ہی اسے سختی سے منع کیا تھا کہ میرے اس مشن کی تمہیں بھنک بھی نہ پڑنے پائے، کیونکہ تم مجھے اس مشن پر کبھی بھی جانے نہ دو گے۔ اس لیے میں نے اسلحہ بھی یوسف پٹیل سے لیا تھا۔ میں گوکھلے کے بیڈ روم کے سامنے والی اور خفیہ تجوریاں کھلوا کر اس کی تمام جمع پونجی، جواہرات، 2 ڈائریاں، 2 فائلیں اور بیش قیمت ہیرے بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ اس کی دولت تو میں اپنے ساتھیوں میں بانٹ دوں گا، کیونکہ انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس مشن کی تکمیل کی ہے۔ ڈائریوں اور فائلوں میں گجراتی اور مراٹھی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ ان میں یقیناً تمہارے اور پاکستان کے مفاد میں بہت کچھ ہوگا۔ ان کو پڑھنے اور انگریزی میں ترجمہ کرنے والے کسی قابل بھروسہ شخص کا تمہیں انتظام کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر دراز ہو گیا۔ حاجی مستان اپنے صوفے پر سے اٹھا اور میرے سامنے آ کر کہنے لگا، ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ کچھ سمجھے بغیر میں کھڑا ہو گیا تو مستان مجھ سے لپٹ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ مجھ سے علیحدہ ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ضبط کا سیلاب بند توڑ چکا تھا۔ بہتے آنسوؤں میں ہی وہ کہنے لگا، دنیا تو ویسے ہی بھائی اور اولاد کی آرزو کرتی ہے، جیسے تم جیسا دوست مل جائے، اسے بھائیوں اور اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے مستان کو رونے سے منع کرتے ہوئے کہا، مستان بھائی، میں تو ہوا کے اس جھونکے کی طرح ہوں جو ذرا دیر کے لیے آ کر چلا جاتا ہے۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے جو اتنی چھوٹی سی بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہو۔ بہرحال ہمیں اب ذرا نکلی گوکھلے کی خبر لینی چاہیے، اس سے بھی ہمیں خاصی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ مستان نے 2-3 فون کر کے اپنے آدمیوں کو گوکھلے کے خاتمے کی خبر سنائی اور مجھے کہا، آج دیر تک ہم یہیں رہیں گے، کیونکہ میمن گروہ کے سردار کو بھی میں نے گوکھلے کے خاتمے کی خبر دے کر آج رات تم سے ملوانے کے لیے یہیں بلوایا ہے۔ یہ کہہ کر مستان نے گھنٹی بجا کر اپنے ایک محافظ کو کہا، گوکھلے سیٹھ کو اس حالت میں یہاں لے آؤ۔ تھوڑی دیر میں ہی مستان کے محافظ سیٹھ گوکھلے نمبر 2 کو ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ بدستور اسی حالت میں بندھے ہوئے تھے۔ مستان کے محافظوں نے گوکھلے کو پہلے بھی دیکھا ہوا تھا اور وہ اس کے انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اسے اسی حالت میں دیکھ کر وہ اچنبھے میں پڑ گئے تھے کہ وہ اتنے مشہور اور طاقت والے انسان کو ایسی خستہ اور بری حالت میں حاجی مستان کے سامنے لا رہے ہیں۔ مستان کے کہنے پر اس کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ کھول دیے گئے۔ گوکھلے کی ان لوگوں پر اتنی ہیبت طاری تھی کہ انہوں نے گوکھلے کے ہاتھ کھولتے ہی اپنے ریوالور ہوسٹروں سے باہر نکال لیے۔ میرے خیال میں ان کو توقع تھی کہ اپنی رہائی کے عوض وہ حاجی مستان سے کوئی سودا بازی کرے گا، یا ابھی اس کے گروہ کے آدمی اپنے سردار کو چھڑوانے کے لیے اس بنگلے پر حملہ آور ہوں گے، لیکن ہوا ان کی توقع کے برعکس۔ گوکھلے سیٹھ ہاتھ کھولتے ہی پہلے میرے اور پھر حاجی مستان کے قدموں میں گر گڑانے لگا، اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ مستان کو تو اس وقت کوئی بات سوجھی نہیں۔ میں نے اسے کہا، تم اپنے سیٹ کے بہروپ میں اس کا رول ادا کرتے تھے، کیا اس نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ اگر جان پر بن جائے تو جان بخشی کے لیے دشمن کے قدموں میں جا گرو؟ جناب مجھے معاف کر دیں، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری شکل گوکھلے سے ملتی تھی اور مجھے اس کا ڈپلیکیٹ بن کر اس کا رول ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ لڑائی تو آپ بڑوں کی ہے، میں غریب مفت میں مارا گیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ میں نے اسے کہا، تم ابھی مارے نہیں گئے، لیکن وقتی مفت میں مارے جاؤ گے اگر تم نے میرے سوالوں کے صحیح جواب نہ دیے اور کوئی بات چھپانے کی کوشش کی۔ نہیں سرکار، بھگوان کی سوگند، میں کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ جو کچھ میرے علم میں ہے آپ کو ہر ایک بات بتاؤں گا۔ مستان کے پہرے داروں کو ابھی تک حقیقت کا علم نہیں تھا
वो हैरानी से गोखले सेठ और मेरे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। मस्तान ने अपने मुआवजों को मुखातब करते हुए कहा, यूँ आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? मेरे इस भाई ने गोखले को ख़त्म करके इसके धंधे की बिसात हमेशा के लिए लपेट दी है। ये गोखले का हम शक्ल जिसे वो आगे रख कर धंधा करता और अपनी जान बचाता था। मेरे भाई ने इस कमीने की साजिशों से हमें हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया है। मैं अब बिल्कुल खामोश था क्योंकि यहाँ के ज़ेरे ज़मीन सरगर्मियों के मुताल्लिक़ मुझे कुछ इल्म नहीं था जिनके मुताल्लिक़ मैं गोखले सेठ से सवाल करता। मस्तान ने इससे पूछा, मेरा नाम जानते हो? हाँ सरकार, आप हाजी मस्तान सेठ हैं। अब हाजी मस्तान के सवालों और गोखले के जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे कि एक पहरेदार ने आकर बताया कि अवैध आया है। मस्तान ने इसे अंदर आने की इजाज़त दी। इस वक्त फ़ोन की घंटी बजी। मस्तान ने फ़ोन उठाया और आवाज़ सुनकर टेलीफोन सेट का वो बटन दबाया जिससे फ़ोन करने वाले की आवाज़ सेट के स्पीकर से आती है। फ़ोन यूसुफ पटेल का था। इसने मस्तान से कहा, गोखले को बमा इसके गिरोह के आज शाम मार दिया गया है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये काम तुम्हारा नहीं बल्कि हमारे मुश्तरका मेहमान का है। हमारे मेहमान का नहीं बल्कि मेरे भाई ने ये कारनामा अंजाम दिया है। मस्तान ने हर एहतियात को बालाए ताक रखते हुए जवाब दिया, वो मेरा भी भाई है। अगर यकीन नहीं आता तो इससे पूछ लो। इसलिए हथियार वो मुझसे ले गया था। यूसुफ पटेल ने जवाब दिया, अब मेरे लिए इन दोनों की बातें सुनना नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। मैंने टेलीफोन सेट के नज़दीक होकर स्पीकर में ज़ोर से कहा, और अब तुम दोनों का भाई तुम्हारी बातें और बेएहतियाती के सबब अनकरीब जेल की सलाखों के पीछे और फिर जल्द ही फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। क्या तुम दोनों के इल्म में ये बात नहीं है कि तुम्हारे सब टेलीफोनों पर ऑब्जर्वेशन लगी हुई है? मेरी आवाज़ सुनते ही यूसुफ पटेल ने अपना टेलीफोन बंद कर दिया। मस्तान ने भी फौरन टेलीफोन बंद कर दिया। मैंने तो यूं ही ऑब्जर्वेशन वाली बात की थी, लेकिन मस्तान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। खुशी और जज्बात के दायरे में बहते हुए ये दोनों इस बात को फरामोश कर गए कि इन जैसे धंधा करने वालों के टेलीफोन हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। हाजी मस्तान पछतावे की अलामत बना हुआ मुझे कहने लगा, मैं जान पर खेल जाऊंगा लेकिन तुम पर कोई आंच न आने दूंगा। मैंने इसकी ख्वाहिश मलिया मेट होते देखकर इसे तसल्ली देते हुए कहा, मैंने तो यूं ही ये बात कर दी, तुम्हारी गुफ्तगू की तवालत को ख़त्म करना चाहता था। बहरहाल कैसर और इसके साथियों को कल दिल्ली ज़रूर भेजना है और मैं भी अपने साथियों के हमरा जल्द अज जल्द कलकत्ता जाकर हिरन घाटा के लिए रवाना होना चाहता हूँ। तुम भी यकीनन यही चाहते होगे कि किसी मुसीबत में फंसने से पहले ही हम बम्बई से निकल जाएं। वही टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान ही ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया था। मस्तान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने मेरी लाइल्मी में जो कुछ भी किया है, मेरे इस भाई ने तुम्हारी ऐसी वकालत की है कि मैंने तुम्हें न सिर्फ माफ़ कर दिया है बल्कि इसमें होने वाले तमाम अखराजात अलावा 2 लाख रुपए तुम्हें इनाम में देता हूँ। मुंशी से तुम ये सब रकम ले लेना। कैसर इसके साथियों और सपना के लिए कल दोपहर दिल्ली की फ्लाइट की टिकट ले लेना। मैंने मुदाखलत करते हुए कहा कि जहाज से नहीं बल्कि रेल के जरिए इनको भेजना है। जहाज पर असला जा नहीं सकता और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दौरान सफ़र खुदा न खास्ता अगर इन पर कोई मुश्किल आन पड़ी तो ये बगैर हथियारों के मारे जाएं। मस्तान मेरी बात समझ गया और इसने वहीद को कल शाम दिल्ली जाने वाली ट्रेन पर इनके लिए सीटें बुक करवाने का कहा। मैंने हफ्ज़े मुतक़द्दम के तौर पर कहा, दिल्ली जाने वाले साथी कल्याण तक लोकल ट्रेन और वहां से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे, क्योंकि आज की वारदात के बाद एयरपोर्ट के अलावा मुंबई सेंट्रल और विक्टोरिया ट्रेन्स पर मुंबई से बाहर जाने वालों की चेकिंग शुरू हो चुकी होगी। गोखले तो हिंदुओं और भारतीय हुकूमत का चहीता था। ये कहते हुए मेरी नज़र नकली गोखले पर पड़ी। वो कालीन पर अभी तक हाथ जोड़े बैठा था। हद हो गई हमारी हमाकत की। मैंने नकली गोखले की तरफ देखते हुए कहा, पहले तो ये सिर्फ हमारा चश्मदीद गवाह था और अब
तो ये न सिर्फ आपकी बातें सुन चुका है बल्कि हमारे आइंदा प्रोग्राम और रवानगी के मुताल्लिक भी सब जान चुका है। वाकई हम सब ने इसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर दिया। ये बेज़रर है, इसको हम जल्द ही आज़ाद कर देंगे। हाजी को इससे कोई अहम बात मालूम न हो सकी। इसका मुकम्मल एड्रेस पूछकर इसने वहीद को कहा, इसके घर वालों के लिए 1 लाख रुपए लेकर पहले इसके घर वालों को देना और फिर घर के करीब ही इसे आज़ाद कर देना। वहीद ने पहरेदारों को कहा कि इसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया जाए और हाथ पुश्त पर बांध दिए जाएं। पहरेदार अपना काम शुरू करने ही वाले थे कि बाहर से इतला आई कि गनी मेमन अपने 4 साथियों के हमरा आया है और अंडरग्राउंड काम करने वालों के असूल के मुताबिक उन्होंने अपना तमाम असला पहरेदारों के हवाले कर दिया है। मस्तान ने इन्हें फौरन अंदर बुलवा लिया और खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया। इस गिरोह का लीडर गनी मेमन दरमियाने जिस्म और कद का 30-35 साल का शख्स था। इसके चेहरे पर सबसे नुमाया इसकी तेज चमकदार और जिस्म में खूब जाने वाली अकबी आंखें थी। तारफ के बगैर ही वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते हुए बोला, हम मुसलमानों की मुश्तरका दुश्मन और इसके गिरोह को ख़त्म करने पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं जवाब देने के लिए मौजू लफ्ज़ के इंतखाब में ही था कि नकली गोखले की तरफ देखते हुए वो बोला, हाजी भाई आपने तो बताया था और हमें भी आज शाम मालूम हुआ कि गोखले मारा जा चुका है, लेकिन ये तो यहाँ जिंदा सलामत मौजूद है। गनी भाई ये असल गोखले का हमजात है। गोखले को ऊपर भेज दिया गया है और इस हमजात को भी अनकरीब इसके पास भेज दिया जाएगा। इसका एक और हमजात हमें अभी तक नहीं मिला। गोखले और इन दोनों को वहाँ कमी महसूस हो रही होगी, लिहाजा इसे भी तलाश करके इसके पास रवाना कर दिया जाएगा। नकल गोखले अपनी आज़ादी का सुनकर चीखने चिल्लाने लगा, सिर्फ गूं ही कर सका और मस्तान के आदमी इसे खींचकर बाहर ले गए। अगले रोज मस्तान ने मुझे बताया कि इसके घर वालों को 1 लाख रुपया देकर घर के नजदीक ही इसके आदमियों ने चाकू से इसका गला काटकर लाश फुटपाथ पर फेंक दी थी। गनी मुझे और मैं गनी को परखने की कोशिश में थे और ये अंदाजा लगा रहे थे कि हम दोनों कितने पानी में हैं। गनी ने मुझसे चंद सवाल पूछे तो मैंने इनका जवाब देने के बजाय इसे कहा कि हम अमली काम करने वाले हैं। सवालात तो उनसे पूछे जाते हैं जिनके काम का कोई नमूना सामने ना हो। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं ऐसे सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करता जिनसे कोई मेरी कारकर्दगी को जांचना चाहे। मेरे मुताल्लिक तुमको मस्तान भाई ने अच्छा खासा बता दिया है। तुम अपने मुताल्लिक बताओ कि तुम क्या करते हो और आइंदा के क्या प्रोग्राम हैं। मस्तान ने यह महसूस करते हुए कि कहीं गुफ्तगू में कशीदगी पैदा ना हो जाए, ये कहते हुए गुफ्तगू का रुख मोड़ा, मेरे ख्याल में पहले खाना खा लिया जाए, भूख से मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। 15 मिनट में ही ड्राइंग रूम से लजीज खानों की लपटें आने लगी। हमने खाने के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू की और बाद में भी ऐसी गुफ्तगू से एतराज़ किया जो कशीदगी का सबब बन सके। रात तकरीबन 1 बजे हमारी महफिल बर्खास्त हुई। गनी मेमन ने गर्म जोशी से मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, मैंने तो आपसे जानबूझकर ऐसे सवालात पूछे थे जिनका जवाब देने का कोई माकूल आदमी तैयार न होता। हाजी मस्तान सेठ के बकौल आप ठोस शख्सियत के मालिक हैं। गोखले को ख़त्म करके आपने हमें एक हर रोज़ बढ़ती हुई अजियत से निजात दिला दी है। मेरी तो सदके दिल से ख्वाहिश है कि आप मस्तान सेठ और यूसुफ पटेल के इख्तलाफात ख़त्म कर दें। अगर हम तीनों इकट्ठे मिलकर काम करें तो पूरे भारत में हमसे टक्कर लेने का कोई सोच भी नहीं सकेगा। ये कहकर गनी और इसके साथी हमसे रुखसत हुए। कैसर के मुंबई गैरेज छोड़ने के लिए मस्तान ने अपने मुआवजों के साथ एक गाड़ी में इसे भेजा और दूसरी गाड़ियों में हमें मुआवजों के साथ मालाबार हिल वाले बंगले में जाना था। गाड़ी में मस्तान ने मुझसे पूछा, गनी के मुताल्लिक तुमने क्या राय कायम की? मैंने मस्तान का हाथ पकड़ते हुए कहा, मस्तान भाई तुम्हारे धंधे में इनकी पोजीशन तुम बेहतर जानते हो। इस मुख्तसर मुलाकात में मुझे तो यही महसूस हुआ है कि ये लोग चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए के असूलों पर काम करने वाले हैं। गोखले के खात्मे के बाद अब ये तुम्हारे और यूसुफ के बाजुओं के सहारे अपना मकाम बनाना चाहते हैं और अगर एक बार इस मकाम पर पहुंच गए तो तुम दोनों को मक्खन के बाल की तरह अलहदा कर देंगे। मेरे ख्याल में
वक्त का ये तकाजा है कि तुम और यूसुफ मिलकर इनको अपनी औकात में रखो। तुम दोनों के पास ताकत, हिम्मत, पैसा और वसी ताल्लुकात हैं। अगर ये एक बार ताकत पकड़ गए तो तुम्हारे लिए गोखले से बढ़कर खतरनाक साबित हो सकते हैं। मैं खामोश हो गया तो मस्तान कहने लगा, मैं तुमसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। गोखले की वजह से ही मैं इनसे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से जाने से पहले तुम यूसुफ को जरूर मिलोगे। इसे मेरी तरफ से यकीन दिलाना कि मेरे दिल में इसके खिलाफ कोई खोट नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बात वो गौर से सुनेगा। हम दोनों ने तो गनी की तरह जवान हैं कि ये सोचे कि अभी बहुत वक्त पड़ा है और न ही हमें नए ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। गनी ने बड़ी अहमकाना बात की थी कि अगर हम तीनों मिल जाएं तो कोई हमसे टक्कर नहीं ले सकता। मैं समझता हूँ कि अगर यूसुफ और मैं साफ दिली से एक दूसरे का साथ दें तो इस मेमन टोले समेत कोई मैली आंख से हमारी तरफ देख नहीं सकता। मैं मस्तान का अंदिया समझ गया। वो यूसुफ से ताल्लुकात की असर नो अस्तवारी चाहता था। मैंने इसे कहा, सुबह मैं यूसुफ से मिलने जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी गलतफहमियों को दूर कर दूं। यूसुफ भी दिल का बहुत अच्छा है और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ठुकराएगा नहीं। इतनी देर में हमारी गाड़ियां बंगले पर पहुंच गईं। मैं दिन भर की कार्रवाई से ज़हनी और जिस्मानी थकान से चूर हो रहा था। मैंने मस्तान से इजाज़त लेकर अपने बेडरूम का रुख किया और जल्द ही नींद की आगोश में चला गया।